नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दीपक मौर्य और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के में जो है वो बताए गए हैं, जिसमें हम जानेंगे इंडिया के स्टेट्स के बारे में, कैसे उनके अंदर चेंजेस होते हैं और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि कब आज़ादी से लेकर के आज 2020 तक किस तरह से स्टेट की बाउंड्रीज़ में चेंज हुए, स्टेट के नेम्स में चेंज हुए। इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखते रहिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक कवर करने वाले हैं। क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर, उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि प्रोसीजर क्या है, किस चीज़ का प्रोसीजर। तो हम प्रोसीजर जानने वाले हैं किसी भी स्टेट के, जो अगर हमें न्यू क्रिएट करना है कोई स्टेट, तो उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है। उसके अलावा अगर हमें चेंज करना है उसकी बाउंड्री में, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। या किसी स्टेट का अगर हमें नेम चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि 1950 का इंडिया कैसा था उसका वक्त, मैप, और किस तरह से इंडिया के स्टेट जो है वो डिवाइडेड थे। उसके बाद 1956 का देखेंगे कि क्या सिचुएशन थी हमारे स्टेट्स की। और फिर आज का यानी 2020 से उसको कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ नंबर ऑफ़ स्टेट्स में चेंज हुआ है या उनकी बाउंड्रीज़ में चेंज हुआ है, क्या कुछ चेंज हुआ है। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, यानी आर्टिकल प्रोविज़न से लेकर के जो भी हमारे स्टेट की अभी तक की हिस्ट्री रही है, उन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स के प्रोविज़न से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र, जो पार्ट 1 में है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 में है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है। सबसे पहली तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ हाईलाइट कर रखी है, इंडिया, भारत और यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 1 है, सबसे पहले तो ये इंडिया का नाम ही डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। यानी कि इसके हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हम दोनों ही शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं, दोनों ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक वर्ड नहीं है, बल्कि इंडिया और भारत है। क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि इंडिया, हमारी कंट्री का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। तो दोनों पर ये सहमति बनी कि हमारा नाम और इंडिया और भारत दोनों रहेगा, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि दोनों ही नामों का हम प्रयोग करते हैं। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, और ये जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो अब यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का यूज़ क्यों किया। तो यहाँ पहले उसका रीज़न ही देख लेते हैं कि रीज़न टू यूज़ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो उसका कारण ये था कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक यूएस, यानी यूएस की तरह यहाँ पर स्टेट्स के बीच में कोई ये एग्रीमेंट नहीं था। इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड का यूज़ नहीं किया। उसके बाद द स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि जो स्टेट हैं उनके पास अधिकार नहीं है कि वो जो है वो सिसीड कर जाए फेडरेशन से। यानी कि जो हमारे जो फेडरेशन है, यानी कि जो इंडिया है, उससे कोई भी राज्य खुद को अलग नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार नहीं है। इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया, यानी कि हमने राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, द स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो भी स्टेट और टेरिटरीज हैं वो वही होंगे जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं किसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल में। अब शेड्यूल के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट्स और वाला स्ट्रक्चर वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आज जाकर देख सकते हैं कि शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल्स वो होती हैं, वो लिस्ट होती हैं जिनके अंदर जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो शेड्यूल है उसके अंदर उससे रिलेटेड लिस्ट होती है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडिया की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर इंडिया के स्टेट की जो लिस्ट है उसके बारे में लिखा हुआ गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सिर्फ ये लिख दिया गया है
कि जो इंडिया की स्टेट है, जो भी टेरिटरी है इंडिया की, वो वही होगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखी होगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? उससे ये बेनिफिट हुआ कि अब अगर कभी भी हमें यहाँ, पहले तो हमें यहाँ पर बार बार स्टेट के नाम नहीं लिखने पड़ते। अगर हमारे पास शेड्यूल नहीं होती तो हम इसी आर्टिकल में ही लिखते कि इंडिया के स्टेट होंगे ये उनका नाम लिखते, फिर जा कर के ये आर्टिकल तैयार होता। लेकिन अब हमने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है कि इंडिया में वही, इंडिया की टेरिटरी यानी इंडिया के स्टेट में वो क्षेत्र आते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। अब हमें अगर कभी भी इन फ्यूचर कोई स्टेट बढ़ाना हो, कुछ ऐड करना हो, किसी की बाउंड्री चेंज करनी हो या किसी के दो भाग में बांटना हो, तो वो काम हम चेंज करेंगे सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में जा कर के चेंज कर देंगे। और यहाँ पर वैसे ही लिखा रहेगा कि जो शेड्यूल में है वही जो है वो इंडिया का क्षेत्र है, तो हम शेड्यूल में चेंज करेंगे और यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने शेड्यूल बना रखे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है वो सारे स्टेट और उसकी टेरिटरी यानी इंडिया की टेरिटरी के बारे में लिखा गया है। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, यानी कि जो इंडिया का क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? टेरिटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य के जो क्षेत्र हैं वो आएगा। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश जिनको हम कहते हैं वो आएंगे, जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। उसके अलावा सच अदर टेरिटरीज यानी कि कुछ और क्षेत्र जो कभी भी एक्वायर किए जाते हैं इन फ्यूचर, या यानी कि भारत द्वारा अधिकृत किए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र भी जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 2 और 3। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी कि लॉ बना करके एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, यानी कि किसी भी क्षेत्र को जो है वो इंडिया के यूनियन में यानी भारत में जो है वो ऐड कर सकती है। यानी आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि जो है जो पार्लियामेंट है वो किसी भी क्षेत्र को इंडिया में ऐड कर सकती है और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट या कोई नया राज्य है जो वो भी बना सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी वो पार्लियामेंट सही समझे। यानी कि आर्टिकल 2 ये कहना चाहता है कि जो पार्लियामेंट है वो भारत के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को ऐड कर सकती है। अगर कोई भी इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी टेरिटरी, कोई क्षेत्र मिलता है जो हमें भारत के क्षेत्र में ऐड करना चाहिए, तो वो उसको पार्लियामेंट अगर सही समझती है तो उसको ऐड कर सकती है या कोई नया स्टेट भी बना सकती है। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी नियम बना करके फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना करके एक न्यू स्टेट बना सकती है किसी भी टेरिटरी को, यानी इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें से किसी भी हिस्से को, किसी भी क्षेत्र में से कोई किसी क्षेत्र को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है, या किसी जो कोई पहले से कोई राज्य है उसको दो भागों में बांट सकती है या और ज़्यादा भागों में बांट सकती है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ स्टेट, या किसी भी क्षेत्र के दो क्षेत्रों को आपस में मिला करके एक नया राज्य बना सकती है। तो मतलब पार्लियामेंट के पास यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है कि तीन तरह ये इस आर्टिकल के तहत क्या क्या पावर है। पहली तो ये कि कोई नया क्षेत्र, कोई नया पूरी तरीके से एक्वायर करके कोई न्यू स्टेट बना देना किसी भी इंडिया की टेरिटरी से। दूसरी चीज़ कि किसी स्टेट को फर्दर दो या तीन भागों में बांट करके एक नया, जो भी जितने भी स्टेट बन पा रहे हैं या जितने भी पार्लियामेंट बनाना चाहती है उनको बना सकती है। उसके अलावा तीसरी चीज़, कोई भी छोटे छोटे या जैसा भी पार्लियामेंट सही समझे कुछ दो क्षेत्रों को या कुछ दो दो स्टेट को आपस में मिला करके एक नया स्टेट बना सकती है। ये पावर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को दी गई है। उसके अलावा इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर कोई एरिया बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकती है। और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और किसी भी राज्य का नाम जो है वो बदल सकती है। ये सारे प्रोविजंस हमने देखे भी हैं होते हुए कि जो भी प्रोविजंस हुए हैं वो इस तरह के प्रोविजंस हमें देखने को मिले भी हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और मेक चेंजेस इन एरिया बाउंड्री और नेम। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये भी देख लेते हैं। तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस बिल इन आइदर हाउस, यानी कि अगर हमें इन कामों के लिए, यानी कि किन कामों के लिए?
क्रिएशन करना हो कोई नया स्टेट, या चेंजेस करने हो एरिया में या बाउंड्री में या नेम में, अगर इस तरह के का चेंजेस करने के लिए हमें कोई बिल लाना है तो उसके लिए पहले हमें जो है वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस तरह का बिल पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, हम यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर। उसके बाद बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन, यानी कि राष्ट्रपति अपनी सलाह से पहले जो जो ये बिल है वो उस स्टेट के जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, जिस भी राज्य के बारे में बात की जा रही है, उस राज्य का जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको उसकी राय जानने के लिए प्रेसिडेंट उनसे भेज सकता है। उसके अलावा द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट और एनी एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधानसभा है, उसको जो है वो अपना ओपिनियन, जो उसके विचार हैं, वो एक निश्चित समय के अंदर बताना चाहिए। उसके बाद इफ़ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट प्रोवाइड इट्स व्यू विद इन द टाइम लिमिट और गिव contrary view after expiry of the time limit, bill may be introduced in either हाउस, बिल में भी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। अगर जो है वो राज्य विधानसभा वो समय के अंदर जो अपने विचार नहीं बताती है, टाइम के अंदर अपने जो भी क्या है व्यू वो नहीं बताती है, या कुछ समय बाद बताती है, तो बिल जो है वो दूसरे हाउस में भेजा जा सकता है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट जो है अगर स्टेट सही समय पर सब कुछ अपनी राय भी दे देता, अपना ओपिनियन भी दे देता, अपनी बातें भी बता देता है, फिर भी पार्लियामेंट जो है वो बाउंड नहीं है कि वो स्टेट की बात माने ही माने, यानी पार्लियामेंट के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि जो स्टेट ने अगर कहा तो आप उसको माने ही माने। यानी कि यहाँ पूरी तरीके से जो है पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट में चेंज कर सकता है आराम से, स्टेट जो है उसको रोक नहीं सकता। टू गेट दिस बिल पास्ड इन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। अगर इस तरह का बिल पास करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट में उसका 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, जब अमेंडमेंट्स के बारे में, तो हम उसके अंदर मेजॉरिटी के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल यहाँ सिंपल मेजॉरिटी जान लीजिए कि 50% से जो ज़्यादा होता है वो सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट में मान लीजिए हमारे लोकसभा में 400 सीटें हैं, तो 200 प्लस 1 यानी कि 201 जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, यही सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। अब आर्टिकल 4, हमने आर्टिकल 1 2 3 तो देख लिया था, लेकिन आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 सच अ बिल इटसेल्फ कंटेन्स द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 एंड 4 एंड फॉर दिस नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड। अभी आर्टिकल 368 तो बाद में आना था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आर्टिकल जो 368 है, हमारा जो आर्टिकल 368 है, ये हमें अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। यानी जो संविधान में संशोधन होता है, जो अमेंडमेंट होता है, वो हम आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। तो ये जहाँ बात रही ये स्टेट में चेंज करने की, जो हम राज्यों की बाउंड्री में चेंज कर रहे हैं या उसके नाम में चेंज कर रहे हैं, इस तरह का जो चेंज है, इस तरह का जो अमेंडमेंट है, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। हम अमेंडमेंट किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। आर्टिकल 368 जो है वही पावर देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये जो हम चेंज करते हैं स्टेट की बाउंड्री में चेंज करना, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, वो मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसको हम 3 भागों में बांटना चाहती है पार्लियामेंट, तो इस तरह का जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह का जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके लिए आइए एक बार फिर से देखते हैं आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 में लिखा है, वो साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 जो है वो यही कहता है कि एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या किसी 2 स्टेट को मिला सकते हैं, या स्टेट को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। तो यही बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है कि जो आर्टिकल 3 है
वो खुद ये कहता है कि आप चेंज कर सकते हैं स्टेट की बाउंड्री में, या किसी दो स्टेट को मिला सकते हैं, या दो से ज़्यादा स्टेट को मिला सकते हैं, या नाम बदल सकते हैं। यानी इस बात की इजाज़त हमको आर्टिकल 3 ही दे देता है। तो जब आर्टिकल 3 इजाज़त दे देता है इस चीज़ की, तो हम आर्टिकल 368 का यूज़ क्यों करें, हम क्यों कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं। यानी कि आर्टिकल 4 ये बताता है कि अगर हम राज्यों में चेंज करने वाला बिल लाते हैं, उनकी बाउंड्री में चेंज करने वाला, या किसी दो स्टेट को मिलाने वाला, या राज्यों में इस तरह का कोई भी परिवर्तन करने वाला जो बिल आता है, तो इस तरह का जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है वो खुद ही ये कहता है कि आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा। इन शॉर्ट, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो स्टेट की बाउंड्री में जो हम चेंजेस करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, तो क्या वो आर्टिकल 368 के तहत लाते हैं? नहीं, वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल उसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो सभी आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। अब देखते हैं हम 1950 का स्ट्रक्चर इंडिया का, 1950 का। 1950 में जो है, जो भारत के स्टेट थे वो इस तरह से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में इस तरह से बांट करके जो है वो रखे गए थे। ये आप देख सकते हैं, जैसे असम है, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, वेस्ट बंगाल, इन सबको पार्ट ए में रखा गया था। उसके बाद बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मिडिल इंडिया, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचीन, विंध्य प्रदेश, इन सबको पार्ट बी में रखा गया था। और पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब पार्ट सी में थे। और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार। इस तरह से जो है वो, इस तरह से हमारे स्टेट्स को जो है पार्ट्स में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये 1950 की सिचुएशन है। आप स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं, या जो भी है, इसमें इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज आया, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया। तो उसका रीज़न ये था कि जब हमारी कंट्री बनी तो वो उसके अंदर कई सारी जितने भी प्रिंसली स्टेट वगैरह थे उन सभी को मिला करके जो है हमने अपनी कंट्री बनाई थी। तो उसके बाद जैसे ही कंट्री बनी, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, इस तरह से स्टेट जो है वो बन गए। उसके बाद पूरे इंडिया से इस तरह की डिमांड होने लगी कि जो इंडिया के स्टेट हैं उनको जो है उनको चेंज किया जाए, उनको ऑल्टर किया जाए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। यानी कि भाषा के आधार पर ये कहा जाने लगा कि जो स्टेट हैं उनको भाषा के आधार पर उनका दर्जा दिया जाए, यानी एक जैसी भाषा बोलने वाले को एक स्टेट जो है वो बना दिया जाए। इस तरह की जो है वो मांग होने लगी। तो फिर जो है जून में, यानी कि 1948 का जो जून का महीना था, उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर एस के धर जो थे उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, एक आयोग, एक काउंसिल बनाई, जो जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर में, यानी सॉरी दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, सर एस के धर की जो कमेटी थी उन्होंने इस रिपोर्ट में ये कहा कि जो इंडिया के स्टेट हैं उनको हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, बल्कि हमें इस आधार पर राज्यों को जो गठन करना चाहिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, उनका मैनेजमेंट अच्छा हो पाए। इस आधार पे हमें जो है वो स्टेट बनाने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई स्टेट बना दिए लैंग्वेज के आधार पे, जैसे गुजराती के आधार पे और मराठी के आधार पे हमने स्टेट बना दिए, जो बड़े बड़े स्टेट हमने जो है वो बना दिया, और बाद में उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सही ढंग से नहीं हो पा रहा, इस वजह से इस कमेटी ने ये कहा था कि जो हमें स्टेट बनाने चाहिए वो इस तरह से बनाने चाहिए कि उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, उनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, यानी कि वहाँ प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। इस आधार पर हमें स्टेट बनाने चाहिए। लेकिन इसके बाद इंडिया में और ज़्यादा मतलब एक तरह का असंतोष फैल गया लोगों में, लोग इसका विरोध करने लगे। तो उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो दिसंबर में ही, उसी वक्त 1948 में एक और जो है वो काउंसिल बना दी, एक और कमेटी बनाई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो है इसमें शामिल थे। तो ये तीन लोग जो थे इस काउंसिल में थे। इसे शॉर्ट में हम जो है वो JVP कमेटी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता
रमैया, तो जेवीपी कमेटी कहते हैं। तो इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी, और इस कमेटी ने भी फॉर्मली यही कहा कि जो स्टेट हैं वो जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी भाषा के आधार पे नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन लोग लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद मजबूरी में आके अक्टूबर में 1953 में गवर्नमेंट को एक लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के आधार पे पहला राज्य जो है वो बनाना ही पड़ा। जब उन्होंने मद्रास, एक स्टेट हुआ था ना मद्रास, ये जो कि हमारे पार्ट ए में है, तो इस मद्रास से अलग करके जो तेलुगु बोलने वाले थे उनके लिए एक अलग स्टेट बनाना पड़ा, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से कहते हैं। तो यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में जो सबसे पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पे भारत में सबसे पहला जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश बना था। इसके बाद फिर सरकार ने जो है वो एक और आयोग बनाया, एक और काउंसिल बनाया, जिसे हम फजल अली काउंसिल भी जो है वो कहते हैं। तो इस काउंसिल ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 1955 में जो है वो दी थी, और यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जो भाषा है उसके बेसिस पे यानी लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट बनाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनना चाहिए। यानी इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि स्टेट बनाते समय लैंग्वेज को ध्यान में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज बोलने वालों का एक स्टेट बना ही दिया जाए। तो उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। सबसे पहली चीज़ ये बताई थी कि यूनिटी हमें देखनी होगी कंट्री की, उस आधार पे हमें स्टेट बनाना चाहिए। दूसरी बात पे उन्होंने रखा था कि लैंग्वेज हमें देखनी होगी कि क्या लैंग्वेज है, उसके आधार पे हमें स्टेट बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरे स्तर पे हमने देखा था कि फाइनेंस की चीज़ें, कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। और चौथी बात जो थी वो बात थी सबके वेलफेयर की, कि सबका वेलफेयर जो हो जिसके अंदर होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही कोई स्टेट जो है वो बनाना चाहिए। तो इन सब के बाद जो इंडिया बना 1956 में, तो वो कुछ इस तरह का फिर स्ट्रक्चर जो है वो बन करके तैयार होता है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट है यहाँ पे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सब इसके अंतर्गत आते थे स्टेट में। और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है वो 1956 में यूनियन टेरिटरीज में आते थे। तो 1956 का स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें ही बहुत सारे चेंज होने के बाद फिर आज का जो इंडिया है वो तैयार हुआ। तो अब हम इसको कंपेयर करके भी देखते हैं कि किस किस तरह से कब कब जो है कौन सा स्टेट बना है। इस इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है 1956 का इंडिया, और ये है 2020 का इंडिया। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चेंज दिख रही होंगी। कुछ स्टेट में से अलग होकर के नए स्टेट बने हैं। इन सबको जो है वो हम समझेंगे इस लिस्ट से एक एक करके कंपेयर करते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉम्बे। तो बॉम्बे से फ्रॉम ईयर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, तो बॉम्बे से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब मैप में इसको देखते हैं। तो महाराष्ट्र में चूँकि पहले इसका नाम था बॉम्बे, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे बॉम्बे था। तो इसके बाद इससे अलग करके जो गुजराती बोलने वाले थे उनको यहाँ से अलग करके ऐसे ये गुजरात बना दिया गया, जो गुजराती बोलने वाले थे। और जितने मराठी बोलने वाले थे उनको यहाँ पर ये एरिया दिया गया और इसे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। तो सबसे पहले बॉम्बे से दो स्टेट अलग होते हैं 1960 में। एक का नाम गुजरात रखा गया और दूसरे का नाम महाराष्ट्र। ये 1960 में हुआ। दूसरी बात देखते हैं फ्रॉम पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगालियों से 1954 में और 1961 में। 1954 में हमने दादर नागर हवेली और गोवा दमन दीव, ये 1961 में ये एरिया जो है हमने पुर्तगालियों से जो है वो एक्वायर किया। तो आप ये एरिया यहाँ पर इस मैप में भी देख पा रहे होंगे। तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये दादर नागर हवेली वाला, उसके अलावा ये जो एरिया है ये गोवा का एरिया इसमें मार्क है। तो ये जो एरिया है ये हमने पुर्तगालियों से एक्वायर किया था। उसके बाद फ्रांस से हमने 1954 में पौंडीचेरी को एक्वायर किया था।
पौंडीचेरी का एरिया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पौंडीचेरी का एरिया, ये हमने जो है एक्वायर किया था। उसके बाद असम से अलग होकर के 1963 में नागालैंड बना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में, ये सिर्फ यहाँ पर असम दिख रहा है, तो उसके अलावा यहाँ पर हमने इसी असम से अलग करके यहाँ पर फिर जो है ये नागालैंड जो है वो स्टेट जो है बना। उसके बाद इंडियन रॉयल किंगडम 1974 में उसको जो है सिक्किम का दर्जा दिया गया। फिर असम से ही 1987 में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये जो है स्टेट वो निकल के बाहर आए। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनता है अलग होकर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, ये तीन जो है वो स्टेट बनते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है, उसमें ये एरिया अलग करके ये एरिया जो है ये फिर जो है वो छत्तीसगढ़ बनाया गया। और उत्तर प्रदेश का जो ये राज्य था उसमें से ये हिस्सा अलग करके यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड बनाया गया था। और बिहार में ऐसे दो पार्ट करके यहाँ पर जो है वो झारखंड बनाया गया। तो ये सन 2000 में जो है वो ये बनाया गया। उसके बाद 2014 में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में से अलग करके यहाँ पर तेलंगाना जो है वो बनाया गया। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं मैप में, ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से यहाँ से अलग करके इस तरह से ये हमने बनाया। ये रहा आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, एक एक जो है वो अभी भी आंध्र प्रदेश ही कहलाता है और दूसरा जो है वो तेलंगाना इसको कहा जाता है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो था उसमें 2019 में हमने चेंज किया, उसको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो पार्ट्स में हमने बांटा यहाँ पर। तो जो ये एरिया था ये जम्मू एंड कश्मीर था, उसमें हमने ये जो एरिया है उसको जम्मू एंड कश्मीर, और इस एरिया को हमने जो है वो लद्दाख कहा है। ये जो एरिया जो ग्रीन और ऑरेंज में जो इस तरह का एरिया है ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है। तो इस तरह से जो ये था ये इस तरह से हमने देखे जो चेंजेस हुए हैं अब तक की इंडिया में स्टेट को लेकर के, उन सब चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में जाना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इस बात को भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।